हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 12 पे रहेगा और जिसपे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज ऑफ शीट, या वैसे कह सकते हो ड्यू टू शीट ऑफ इनफाइनाइट चार्ज। ठीक है, विच इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम। और गॉसिस थ्योरम में ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ व्हाट इज स्टेट्स एंड प्रूव गॉसिस थ्योरम। और उसकी पहली एप्लीकेशन में पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जो गॉसिस थ्योरम होती है वो किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नेचर की अगर फिगर हो, वहां पर बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा हम उसे क्या करें, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास टॉपिक दिया गया था गॉसिस थ्योरम। तो उन्हीं में से एक इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर सेकंड, कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसके बेसिस पे, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज ऑफ शीट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक शीट ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो जो शीट होगी, देखो ऑब्वियस सी बात है वो किसी प्लेन पे लाई कर रही होगी। मान लीजिए दिस इज अ शीट, सपोज कीजिए दिस इज अ शीट, और इस शीट के अंदर क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इनफाइनाइट शीट्स मतलब इनफाइनाइट चार्ज इसमें क्या किए गए, प्लेस किए गए। और वो जो चार्ज है वो कैसे है, यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, और यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे। और हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई चार्ज को क्या कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ये शीट मेरे पास क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब हमें क्या करना है, एज यू नो दैट कि इससे ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस हो रही होगी ऑब्वियस सी बात है उसमें एक सर्टेन पॉइंट लेते हैं जहां पर हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कीजिए कुछ डिस्टेंस दूर पे हम किसी पॉइंट P पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करता हूं। ये पॉइंट P है जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। और इस शीट से मान लो कुछ दूरी पे होगा, और वो डिस्टेंस मान लीजिए, मैं मानता हूं कुछ भी, सपोज कीजिए R है। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या कहती है गॉसिस थ्योरम की, कि ये अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो आपके पास जो सरफेस होनी चाहिए वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, या तो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस कौन सी सरफेस होती है, देखो ये जैसे जैसे आप टीचर से पढ़ते रहोगे, जैसे जैसे आप इसको बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको खुद समझ आती जाएगी कि गॉसियन सरफेस होती क्या है। बेसिक गॉसियन सरफेस क्या होती है कि हर एक पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस ड्रा करनी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस के लिए अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छी फिगर बन जाएगी, कैसे समझ भी आपको आ जाएगी। तो गॉसियन सरफेस के लिए मैं क्या कह रहा था आपसे, सपोज कीजिए, तो गॉसियन सरफेस के लिए मुझे एक सिमेट्री ड्रा करनी पड़ेगी। तो ऐसे पता है जितनी दूरी पे ये P पॉइंट है, मानो कोई पॉइंट ले लिया तो सेम ऑर्डर में इस तरफ भी हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ फिर एक और R डिस्टेंस दूर पे कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस में कैसे ड्रा करूंगा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं क्लोज सरफेस बना सकता हूँ। तो अगर आपका भी माइंड यहाँ पर काम कर रहा होगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक सिलेंडर ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रा करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पे एक सिलेंडर यहाँ पर भी ड्रा कर देता हूँ। तो आपके पास क्या क्रिएट हो रहा है, एक सिमेट्री क्रिएट हो रही है, और एक आपके पास जो सरफेस आ रही है वो गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रही है। देखो लुक एट द बोर्ड, ध्यान से देखो, तो आपको लग रहा होगा ये सारी सारी सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस है। और ये जो सारी गॉसियन सरफेस है तो ऑब्वियसली बात है ये कितनी सरफेसेस हैं, 3 सरफेसेस है ना। एक मान लीजिए आपके पास ये सरफेस आ गई, दूसरी इसके अंदर कोई आ रही होगी, मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पर कोई सरफेस आ रही होगी, नंबर 2, और नंबर तीसरी कौन सी आ गई, ये वाली। तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास 3 गॉसियन सरफेस है, एक आ गई S1, दूसरी आ गई S2, और तीसरी क्या आ गई S3। ये S2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S2, और इसको क्या मान लेते हैं S3। और इस शीट पे हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो डियर स्टूडेंट, एक बार वापस से थोड़ा समझा देता हूं क्योंकि मैंने ब्रेकडाउन पे आपको समझाया हुआ है, मतलब ऐसा समझा
जा रहा था एक चीज, तो अब ध्यान दो। बेसिकली हमें क्या कहा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू निकालो किसी इनफाइनाइट चार्जर शीट। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक शीट ली, उसमें मैंने क्या किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को प्लॉट कर दिया, और वो जो चार्ज थे वो यूनिफॉर्मली चार्ज थे। अब इनकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू हमने किसी पॉइंट पे पी पे निकालनी थी, तो मैंने कुछ डिस्टेंस यहाँ से दूरी रख दी, वो रख दिया मैंने R। फिर मैंने उसके बाद बात की आपसे कि अगर हमारे पास कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है यूजिंग गॉसियन थ्योरम, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लोज सरफेस चाहिए और एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दी। गॉसियन सरफेस कैसे ड्रा कर दी मैंने, सिमेट्रिकल ऑर्डर, जैसे जिसकी मतलब r डिस्टेंस दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल रहे हैं, सेम प्रोसीजर पे हम यहाँ पर भी मैंने कुछ r डिस्टेंस ले लिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा माइंड यूज किया कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसे बनेगी, तो मैं कंसीडर कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, इन द फॉर्म एक सिलेंडर क्रिएट होगा। होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद कहा कि गॉसियन सरफेस जो है कंप्राइज ऑफ 3 गॉसियन सरफेस बनी है। एक आ गई मेरे पास ये वाली सरफेस, एक आ गई ये वाली सरफेस, ये वाला पूरा रीजन, और एक आ गया ये वाला रीजन। तो मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा वो होगा A, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो भी क्या होगा A। एज नोट दैट अगर ये पॉजिटिव है तो बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडिकली आउटवर्ड होगी, तो उनकी डायरेक्शन मान लो कुछ इस तरीके से होगी। यहां पर भी देखिए इस तरफ होगी, बात को समझना, आगे यूज होगी ये चीज। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करता हूं, इस केस पे मान लीजिए मैं क्या करने लगा हूं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले ले रहा हूं, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ यहां से फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा, इस रीजन पे भी कुछ फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा, और यहां पर भी। अब देखते हैं कितना कितना फ्लक्स इन रीजन्स में जो गॉसियन सरफेस है इन पे क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल एरिया ले लूंगा मान लीजिए। तो मान लीजिए अगर स्मॉल एरिया मेरे पास कोई है DA, बात को समझना। अब एज मतलब एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इसको मैंने ज्यूम करवाया था पहले फ्लक्स में कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो क्लोज सरफेस के केस में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, रेडिकली आउटवर्ड होती है। तो यहां पर मेरे पास जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, रेडिकली आउटवर्ड। अगर इसकी रेडिकली आउटवर्ड है तो ऑब्वियसली बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से आ रही है, ये ब्लू लाइन याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये भी कैसी है, आउटवर्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि आपस में क्या है, पैरेलल। सेम केस में भी ये, यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेता हूं, और वो स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या आ गया मेरे पास, DA। अब इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो यूनिट वेक्टर होगा, अब वो यूनिट वेक्टर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड यूनिट वेक्टर वो होगा रेडिकली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एज नोट अगर इसको आगे मैं लेके जाऊंगा तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो यहां पर भी थीटा क्या क्रिएट हो रहा था, 0 डिग्री। बट इस सरफेस में ये कैसी सरफेस है, ये तो क्लोज थी, बट ये कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। और याद रखना कर्व सरफेस के केस में हमारे पास जो एन यूनिट वेक्टर, मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं। अब इस केस में मेरे पास जो DA होगा, इसके जो यूनिट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। मैंने बताया था आपको कहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, क्लोज सरफेस के केस में मेरे पास क्या होता है, रेडिकली आउटवर्ड होता है। और अगर मेरे पास कर्व सरफेस की बात करता हूं, वहां पर जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो यहां पर मेरे पास जो एरिया वेक्टर की जो मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, व्हिच मींस यहां पर E मेरे पास ये आ गया, एन यूनिट वेक्टर ये आ गया। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, विच मीन यहां पर थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस केस में याद रखना, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गॉसियन थ्योरम। तो इधर ध्यान दो बच्चे, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, बच्चे थोड़ी ये डिफिकल्ट है बट समझ लो अच्छे से, फील लेके इसको समझो अच्छे से। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, या यहां पर A लिखूंगा क्योंकि DA लिया ना मैंने, तो DA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये कौन कहता है, गॉसियन थ्योरम कहती है। बट ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स के लिए हमारे पास कितनी सरफेसेस हैं, 3 गॉसियन सरफेसेस है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 गॉसियन सरफेस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ओवर R करके मैं यहां लिखूंगा, पहले केस में फ्लक्स कितना होगा, S1 E डॉट DA प्लस दूसरे के केस में S2। मैं इसका एडिशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो फ्लक्स होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये क्या आ जाएगा, E डॉट DA प्लस क्लोज इंटीग्रल S3
E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई फर्स्ट। और एक चीज मैं और आपको समझाना चाहता हूं यहां पर। अब देखो यहां पर मेरे पास जो चार्ज है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो आप याद करो अगर हमारे पास एक प्लेन होगा उसमें हमने कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो उस केस में हमारे पास जब सरफेसेस पे किसी प्लेन पे अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसे निकालने के लिए कौन सी मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, एक होता है सिग्मा यूज करते हैं। सिग्मा इक्वल टू के साथ होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या करते हैं यहां से सिग्मा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आप याद रखना, ये थर्ड एरिया जो भी है हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, पहली गॉसियन सरफेस को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी को देखेंगे। अब देखिए यहां पर मैथमेटिकली ऑन सरफेस, ऑन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कौन सी, अच्छा S1, ठीक है। ऑन गॉसियन सरफेस S1 DA एंड E आपस में क्या है, पैरेलल। तो मैं यहां पर लिखूंगा DA एंड, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सिंबल डालूंगा, DA एंड E आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऐसा है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के लिए। अब सेम केस विल बी हियर फॉर S2 के केस में भी यही होगा। तो मैं एक ही बार इसको यहां पर प्लॉट कर रहा हूं, तो हम ऐसे लिख सकता हूं क्लोज इंटीग्रल S1 E डॉट ds cos ऑफ 0 डिग्री, यही आएगा ना बच्चे, यही आएगा, इज इक्वल टू, ये प्लस लिख देता हूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ S2 क्योंकि सेम कंडीशंस है, E डॉट ds cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो बच्चे मेरे पास इसके केस में cos 0 कितना होता है 1 के, तो ये मेरे पास आएगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, यही होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये S1 है और ये क्या है S2, इसके ऊपर वेक्टर सिंबल डाल सकते हो आप। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, उसके लिए हमारे गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ पर ds चेंज हो सकता है। सॉरी ds से यहाँ पर dA ले गए, सॉरी फॉर दैट, भूल जाता हूँ बार, क्योंकि पहले मैंने ds भी यूज कर सकते हो, dA भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एज यू, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एरिया चेंज होगा, क्योंकि इसका पूरा एरिया क्या है, मैंने क्या कहा था पूरा एरिया कितना है A, बट स्मॉल एरिया मैंने कह दिया dA। तो हमारे पास स्मॉल एरिया चेंज होता था, E की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो E को मैं ले लूंगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल dA प्लस E बाहर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल dA। ये आ गया S2 के केस में, ये किसी केस में आ गया S1 के केस में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा EA प्लस EA, तो मेरे पास ये आ गया ट्वाइस ऑफ EA। तो इसमें बनने वाला, इन दोनों में बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो किसका होगा, ट्वाइस ऑफ EA। ऑन गॉसियन सरफेस, कौन सी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस S3 के केस में, S3 के केस में थीटा 90 डिग्री विच मींस E और DS, सॉरी DA, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं यहां पर परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं कि DA एंड E आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये ऐसे हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल S3 E डॉट DA cos ऑफ 90 डिग्री। तो cos 90 से होता है 0 के, तो 0 इंटू एनीथिंग ऑलवेज 0। तो यहां पर मेरा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास एक ऐसा रीजन होगा, इस रीजन पे नंबर ऑफ लाइन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास जो फ्लक्स होगा बिल्कुल मिनिमम होगा। इसलिए हमारे पास, हमने पढ़ा था कंडीशन, मैक्सिमम फ्लक्स, हमारे पास फ्लक्स 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये तीनों की वैल्यूज आ गई, मैं तीनों की वैल्यूज का पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट पे। तो एक चीज और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सिंस मैंने आपको क्या समझाया था कि मैं एक यूनिट लेंथ के केस में या यूनिट एरिया के केस में मैं निकाल सकता हूं, वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो यहां से सिग्मा चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो जब सारी वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं, मुझे खाली सब्स्टिट्यूट करना है, तो वही वहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा आगे, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम,
तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी मेरे पास बचे, फर्स्ट आ जाएगी, देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ई ए प्लस 0 निकाला मैंने ऊपर, इनटू क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा डॉट ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास आएगा ट्वाइस ऑफ ई ए इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ए और ये क्या हो जाएगा, एरिया कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, यहां पर ध्यान देना, E इज इक्वल टू, देखो ये ट्वाइस नीचे जाकर चल जाएगा, सिग्मा ओवर ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज ऑफ शीट। देखो E इक्वल टू बराबर होगा सिग्मा इनटू डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये हमारा था रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट चार्ज ऑफ शीट्स। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है किसकी, अच्छा गॉसी थ्योरम की। तो अब नेक्स्ट इसकी हम जो एप्लीकेशन होगी, थर्ड एप्लीकेशन होगी, और उसी के साथ ये सब यूनिट खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं जैसे आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मैंने आपको पहले ही कहा था टेलीग्राम में मेरा चैनल बना हुआ है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाके सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ये जितने भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसकी सारी की सारी पीडीएफ वहां पर आपको क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।